Assalamualaikum guys, welcome to Hello World. Hope you all are doing well. आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है जावा सर्वलेट एंड जेएसपी पेजेस। ये इस कोर्स की पहली वीडियो है और ये कोर्स बेसिक टू प्रो होने जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती जाए। तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। तो वी आर इन आवर प्रेजेंटेशन। जो हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा सर्वलेट्स एंड जेएसपी पेजेस था, ये दोनों सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। ये आप लोग ने क्लियर रखना है कि ये दोनों ही सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पहले इंट्रोडक्शन टू जेएसपी। जेएसपी हमारे पास क्या होते हैं? जेएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। ये वेब पेजेस हैं, लेकिन हमारे जहन में ये बात आई होगी कि जब हम लोग वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए HTML को यूज़ कर सकते हैं, देन वाई JSP? तो लेट मी क्लियर यू। HTML से हम लोग सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स या वेब पेजेस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डायनामिक कंटेंट जनरेट करना हो तो हम HTML को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग JSP यूज़ करते हैं, जावा सर्वर पेजेस। तो इसके अंदर हम लोग कैसे लिखते हैं? इसके अंदर जावा का कोड ऐड होता है HTML के कोड के अंदर, यानी हम लोग लिख सारा कोड HTML कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग जावा का कोड एंटर करना चाह रहे हैं तो वो हमारी अपनी मर्जी है। और इसका जो है एक्सटेंशन वो .jsp है। इसके एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। अगर हमने इंस्टाग्राम लॉगिन करना है तो लॉगिन पेज मेरे आगे भी वही खुलेगा, आप लोग के आगे भी वही खुलेगा, यानी कि वो एक स्टैटिक वेब पेज है जो हर एक के सामने एक जैसा ही खुलेगा। लेकिन जब हम लोग अपना डाटा एंटर कर देते हैं और हमारी प्रोफाइल हमारे आगे खुल जाती है, तो मेरे आगे मेरी प्रोफाइल खुलेगी, आपके आगे आपकी प्रोफाइल खुलेगी और हर यूज़र के आगे उसकी अपनी प्रोफाइल खुलेगी। तो वो डायनामिक वेब पेजेस हो जाते हैं। तो वो HTML के साथ हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, उसके लिए हमें JSP यूज़ करना पड़ता है। या JSP या सर्वलेट टेक्नोलॉजी जो थी वो पहले आई थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्सेस आ गए थे जो बाद में बताती हूँ। अभी हम लोग JSP पे ही आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML के कोड के अंदर हम लोग जावा का कोड एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टैग लिया है, बॉडी का टैग। उसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग का टैग आ गया है। अब मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स में दोनों तरफ साथ में परसेंटेज का मार्क यूज किया है और अंदर out.println लिखा है। सबको पता है जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है कि भाई out.println से हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं जावा में। तो अगर हमें जावा का कोड लिखना है तो वो इन परसेंटेज और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स में मतलब आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हमारे पास आ रहा है सर्वलेट्स। सर्वलेट क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि दोनों JSP भी डायनामिक कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज़ होता है और सर्वलेट भी। और सर्वलेट टेक्नोलॉजी जो है वो JSP से पहले आई थी। तो हम लोग देख लेते हैं कि सर्वलेट क्या होते हैं। सर्वलेट JSP का बिल्कुल उल्ट है। HTML के अंदर जावा का कोड लिखते हैं हम लोग JSP में, लेकिन सर्वलेट के अंदर हम लोग जावा प्रोग्राम में HTML का कोड रन करते हैं। और एक और बात, जो सर्वलेट होता है ये हमेशा सर्वर के ऊपर ही रन होता है। और आजकल मतलब हम लोग सर्वलेट्स को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो रिक्वेस्ट आती हैं उनको हैंडल करे, और जो वेब ब्राउज़र से, यानी कि फ्रंट एंड के लिए हमने JSP को यूज़ कर लिया और बैक एंड के लिए हमने सर्वलेट्स को यूज़ कर लिया। सर्वलेट्स की हमारे पास वर्किंग कैसे होती है ये हम लोग देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, हमारे पास वेब ब्राउज़र है। सपोज मैं ही वेब ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, हमने एक रिक्वेस्ट लिखी है वेब ब्राउज़र पर कि भाई हमारे आगे ये वेबसाइट खोल दो। जो हमारा वेब ब्राउज़र होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, और सर्वलेट हमेशा वेब सर्वर के ऊपर होते हैं। मतलब वेब सर्वलेट में सर्वर में जावा का कोड पड़ा होता है जिसे हम लोग सर्वलेट कहते हैं। तो हमारा जो वेब सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वलेट के पास। मैंने जो एग्जांपल पीछे दी थी कि सपोज हमने इंस्टाग्राम लॉगिन करना है अपना किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो हमने रिक्वेस्ट भेज दी।
हमने लॉगिन डाटा भेज दिया इसको। अब जो वेब सर्वर होगा वो डाटा जो होगा सर्वलेट को भेजेगा कि भाई चेक कर लो ये डाटा पीछे डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर तो नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्स में कोई एरर जनरेट कर देगा कि भाई ये डाटा नहीं पड़ा हुआ, या तो आपने पासवर्ड गलत एंटर किया या तो आपने यूजर नेम गलत एंटर किया है। लेकिन अगर डेटाबेस में वो आईडी और पासवर्ड पड़ा होगा तो वो आप लोग के सामने आप लोग की प्रोफाइल खोल देगा। एक बात के लिए जो सर्वलेट हैं आजकल वो बैकएंड के लिए यूज हो रहे हैं और जो जेएसपी पेजेस है वो हमारे पास फ्रंट एंड के लिए यूज हो रहे हैं। ये हमारे पास सर्वलेट की कोडिंग है जो देखने में बहुत मुश्किल लग रही है, पर ये कोई मुश्किल नहीं होगी जब हम लोग इन्हें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में आप लोगों को हर चीज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाई जाएगी। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमें इस कोर्स के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे। हमारे पास पहला सॉफ्टवेयर होना चाहिए जैम्प। जैम्प एक सर्वर है जिसके ऊपर हम लोग सर्वलेट्स को जो है इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अगर हमारे पास जैम्प नहीं होगा तो हम लोग सर्वलेट्स को रन नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबलाइम, जो उनके बहुत सारी वीडियोस थी कि मतलब आई डोंट नो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, लेकिन आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर सबलाइम। लेकिन हम लोग अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो सर्वलेट्स जो हैं सबलाइम जैम्प के साथ हमें नहीं मिल रहे, तो जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए ये कोर्स बनाने की मेन रीज़न भी यही थी कि हम लोग सबलाइम और जैम्प को यूज़ करते हुए जेएसपी पेजेस और सर्वलेट के ऊपर काम करें। और हमारे पास थर्ड होगा जेडीके। जो जेडीके है वो भी उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप लोग जेडीके को इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करेंगे, सबलाइम की भी। लेकिन जैम्प की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन जो वीडियोस पड़ी हैं उन्होंने एक ही तरीके से हर वीडियो में इंस्टॉल डाउनलोड वगैरह किया हुआ है। तो मैंने तो उस तरह करने की कोशिश की थी बट मेरा नहीं हुआ। तो जैम्प को मैं आप लोग को इंस्टॉल और डाउनलोड करके दिखा दूंगी कि आप लोगों ने कैसे करना है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। सर्वलेट एंड जेएसपी पेजेस दोनों ही डायनामिक कंटेंट को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। तो जब हमारे पास सर्वलेट थे तो वाई जेएसपी, हमने जेएसपी को फिर क्यों, मतलब हम लोग HTML और सर्वलेट के थ्रू भी तो हम लोग डायनामिक कंटेंट जनरेट कर सकते थे। तो उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू करवाई है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था अगर इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज है वो मेरे आगे भी वही खुल रहा है और आपके आगे भी वही खुल रहा है, हम लोग .html में उसको बना सकते हैं। वो रिक्वेस्ट जाएगी जो हमने डाटा एंटर किया सर्वर के ऊपर पड़े हुए जावा के कोड को, जिसे हम लोग सर्वलेट कहते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं अगर जेएसपी नहीं है, सपोज हम लोग सिर्फ सर्वलेट और HTML को यूज करते हुए डायनामिक कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ना था कि हर HTML का हमने मतलब जावा के अंदर जितना भी कोड लिखना था वो हमने इस तरह out.print के अंदर ही लिखना था। अगर हमने ओपन कर रहे हैं एक टैग को तो वो भी out.print के अंदर, अगर हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो out.print के अंदर, मतलब एक इसी टेक्नोलॉजी के अंदर हर एक छोटी मोटी चीज लिखनी थी। तो इससे क्या हो जाता था, हमारा कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, जिसकी वजह से कोड आप लोग खुद देख लें कि एक चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं बैकएंड के लिए भी कि भाई डेटाबेस से सारी चीजें चेक करके आओ, फिर उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए भी कि भाई हमें डायनामिक वेब पेज बना कर दो। तो एक कम्प्लेक्सिटी हुई थी। छोटे प्रोग्राम्स तो रन हो जाते थे आसानी से, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आई थी जहां पर बड़ा प्रोग्राम को या आप लोग प्रोजेक्ट करने बैठते थे। तो फिर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई जो जेएसपी था। उसके अंदर क्या हुआ था कि भाई ये वाला हिस्सा जो था हमारा नहीं होता, यहाँ पर बस हमने चेक करना होता पीछे डेटाबेस में है कि नहीं, और जो रिस्पॉन्स होगा वो जेएसपी पेजेस यहाँ पर खुद क्रिएट कर देंगे डायनामिक रिस्पॉन्स। होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।